नमस्कार साथियों। आज सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो पॉलिटी का आगाज़ करते हैं और पॉलिटी की आगाज़ करते हैं और आप कंसंट्रेशन होकर आप बैठे रहिए। मैं आपको पॉलिटी यानी संविधान की बात कीजिएगा तो हम यहाँ आपको संविधान पढ़ाने नहीं, सिर्फ आपको सिखाने के लिए कोशिश करूँगा, क्योंकि बात करें तो पढ़ लेना बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन जब पढ़ कर अगर याद रखना बहुत बड़ी बात होती है। यानी कि वही हम काम करेंगे, हमें पढ़ाना नहीं, हमें याद कराना है, या आखिर हम किस तरह से याद कराएंगे। तो सबसे पहले अगर बात कीजिएगा तो कोई भी शुरुआत अगर काम करते हैं तो सबसे पहले हम निरंतर जारी करने की कोशिश करते हैं क्या कि आखिर हमें पढ़ना क्या है। तो सबसे पहले पढ़ने की अगर बात कीजिएगा तो जब तक हम सिलेबस नहीं जानेंगे तब तक हम पढ़ाई कैसे कर सकेंगे। तो आप सिलेबस जानिए। तो सबसे पहले अगर सिलेबस की बात कीजिएगा तो सिलेबस में पहला अगर सब्जेक्ट की बात कीजिएगा तो संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पढ़ेंगे और इसके बाद संविधान सभा। ऐसा नहीं है कि संविधान सभा रातों रात, संविधान सभा रातों रात यानी कहने का मतलब है संविधान ऐसे ही नहीं लिखा गया है जैसे कि मतलब रात में कांड हुआ, कांड होने के बाद संविधान लिखा गया। नहीं, ऐसा नहीं है। इसके लिए बहुत दिन तक कार्यरत चली थी और उसके बाद जो है इतिहास में संविधान का निर्माण हुआ था। उसके बारे में हम तीसरा नंबर में आएंगे तो संविधान सभा के स्रोत को पढ़ेंगे और प्रस्तावना, जिसे प्रस्तावना पे बहुत सा विवाद है, प्रस्तावना को भी डिफाइन करेंगे। और पांचवा चैप्टर है आपका राज यानी राज, जिसे इंग्लिश में राज को कहा जाता है क्या बाबू? स्टेट कहा जाता है, स्टेट कहा जाता है, स्टेट कहा जाता है। अगर मौलिक अधिकार की बात कीजिएगा, मौलिक अधिकार ये 6 नंबर पे हम लोग मौलिक अधिकार और जिसे मौलिक कर्तव्य यानी कि मौलिक अधिकार को देखेंगे और मौलिक कर्तव्य को देखेंगे। अगर मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकार के बारे में बात कीजिएगा ना हो तो मौलिक अधिकार बात करेंगे, ठीक। हम चैप्टर पे आएंगे, डायरेक्ट हम चैप्टर पे आएंगे कुछ दिन बाद। 7वां नंबर अगर बात कीजिएगा तो 7वां नंबर का अगर बात कीजिएगा तो 7वां नंबर संघ का शासन पढ़ने को मिलता है, जिसे संघ का शासन कहा जाता है। संघ का शासन, और संघ का शासन में 3 तरह से बटी हुई है। हम जो 3 तरह से बांटने की कोशिश करता हूँ आपके स्क्रीन पे, यानी कि 3 तरह से बांटना है। कैसे ये 3 तरह से बट गया? सबसे पहले संघ का शासन में कार्यपालिका आता है, उसके बाद विधायिका आता है, ठीक। इसके बाद न्यायपालिका आता है, न्यायपालिका आता है, ठीक है। तो आखिर कार्यपालिका और विधायिका और न्यायपालिका, इसमें क्या फर्क है हम लोग देखेंगे, ठीक है ना हो चला। तो कार्यपालिका जब अगर बात करते हैं कि कार्यपालिका जब हमको पढ़ना होता है, जब कार्यपालिका हमको पढ़ना होता है तो हम सबसे पहले इसके अंतर्गत राष्ट्रपति आता है, उपराष्ट्रपति आता है, मंत्रिपरिषद आता है, प्रधानमंत्री आता है। यानी कि कार्यपालिका के अंतर्गत इतने चीज आता है। कार्यपालिका के अंतर्गत राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद और मंत्रिपरिषद के बाद जो भी आने वाला है ये प्रधानमंत्री आता है। अगर विधायिका के बारे में बात किया जाए तो विधायिका के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा आता है, लोकसभा और राज्यसभा आता है। यदि अगर हम बात करें न्यायपालिका में अगर बात किया जाए तो न्यायपालिका में सुप्रीम कोर्ट आता है, ये पूरी की पूरी हम लोग संघ का शासन जब चैप्टर पढ़ेंगे तो संघ का शासन जब पढ़ने के बाद कार्यपालिका आता है, कार्यपालिका के अंतर्गत राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद। अगर वही विधायिका की बात किया जाए तो लोकसभा आता है, लोकसभा के अंतर्गत राज्यसभा आता है। न्यायपालिका की अगर बात किया जाए, न्यायपालिका के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट आता है। उम्मीद करता हूं कि आपके भेजे में जो है घुस गया होगा। अगर नहीं घुस रहा है तो आप में कमजोरी है, कहीं ना कहीं आपको मेहनत करने की ज़रूरत है, 8वां चैप्टर की अगर बात कीजिएगा तो संघ का शासन पढ़ने को मिलता है। 8वां चैप्टर की अगर बात कीजिएगा तो संघ का शासन पढ़ने का मिलता है। हम रेड कलर ले लेते हैं क्योंकि आपकी आंखों में दिख जाए।
तो संघ का शासन भी ठीक इसी प्रकार। अच्छा, राज्य सरकार यानी कि जब हम पढ़े संघ शासन, संघ का शासन मतलब केंद्र सरकार, और केंद्र सरकार के 3 भाग में बांट दिया गया था, विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका में 3 तरह से बांट दिए गए थे। ठीक उसी प्रकार से राज्य का शासन में, राज्य का शासन भी 3 प्रकार से बांट देंगे, 3 प्रकार से बांट देंगे। और 3 प्रकार से बांटने के बाद जो है हम 3 तरह से ऐसे कर देते हैं। और यहाँ भी यानी कि राज्य में भी और केंद्र में भी, वहाँ हम 7वां नंबर में क्या पढ़े बाबू, 7वां नंबर में ये हमने पढ़ाया कि हमको क्या पढ़ना है, यानी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, लोकसभा, राज्यसभा, सुप्रीम कोर्ट, ये संघ का शासन, पूरा केंद्र का शासन उनका पढ़ना है। लेकिन 8वां नंबर में जब आते हैं तो हमको राज्य के सरकार के बारे में, जिस तरह से अभी पटना है, बिहार है, मतलब हर स्टेट के बारे में हम लोग के जानते हैं। जैसे स्टेट में क्या होता है, राज्यपाल होता है, मंत्रिपरिषद होता है, मुख्यमंत्री होता है, यानी कि हाई कोर्ट होता है, उच्च न्यायालय होता है, यही सब हम लोग, विधान परिषद होता है। हाल ही के दिनों में जाकर विधानसभा का चुनाव भी होने वाला है, ये हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले कार्यपालिका, तो कार्यपालिका के अंतर्गत राज्यपाल, मंत्रिपरिषद और मुख्यमंत्री आता है। क्या आता है चला, राज्यपाल, मंत्रिपरिषद और मुख्यमंत्री आता है। यानी कहने का मतलब यह है कि कार्यपालिका के अंतर्गत राज्यपाल, मंत्रिपरिषद, मुख्यमंत्री आता है। हाँ, ठीक पकड़ा है तू। ठीक, अगला की अगर बात किया जाए तो अगला विधायिका होता है, और विधायिका के अंतर्गत विधानसभा आता है, विधान परिषद आता है, जो कि बिहार के संदर्भ में होता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छी तरह से आपको समझ में आ रहा होगा, और नहीं अगर आ रहा है कहीं ना कहीं आप में प्रॉब्लम है। अगर बात किया जाए न्यायपालिका, तो न्यायपालिका के अंतर्गत उच्च न्यायालय आता है। न्यायपालिका के अंतर्गत राज्य सरकार में उच्च न्यायालय होता है, जबकि संघ सरकार के उच्च न्यायालिका के बारे में बात कीजिएगा तो यहाँ बताए थे सुप्रीम कोर्ट को बारे में बात करता है। यानी कहने का मतलब है कि हम 2 तरह से तोड़ देते हैं। सबसे पहले अगर तोड़ने के बाद कार्यपालिका को देखेंगे, विधायिका को देखेंगे, न्यायपालिका को देखेंगे तो कार्यपालिका के अंतर्गत राज्यपाल, मंत्री परिषद, मुख्यमंत्री आते हैं। विधायिका के अंतर्गत विधान परिषद और विधानसभा आते हैं राज्य सरकार के संदर्भ में। वही न्यायपालिका की बात कीजिएगा तो उच्च न्यायालय होता है, जैसे पटना का उच्च न्यायालय होता है, ठीक उसी प्रकार से। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। 9 नंबर अगर बात कीजिएगा तो 9 नंबर का अगर बाद में बात कीजिएगा तो पंचायती राज व्यवस्था पढ़ेंगे। पंचायती राज व्यवस्था, ये भी बिहार के संदर्भ में पढ़ेंगे। पंचायती राज व्यवस्था पढ़ेंगे। 10वां नंबर में पंचायती राज अधिनियम पढ़ेंगे। 11 नंबर में भारत में निर्वाचन प्रणाली पढ़ेंगे। अच्छा, भारत में निर्वाचन प्रणाली, तो भारत में निर्वाचन प्रणाली का मतलब क्या होता है कि आखिर चुनाव किस तरह से होगा, भारत में चुनाव किस तरह से होगा। तो भारत में चुनाव कैसे होता है, एकल संक्रमणीय मत के द्वारा राष्ट्रपति को होता है। तो अच्छा, सिर्फ हमको उसी के बारे में थोड़ी ना पढ़ना है, मुख्यमंत्री का कैसे होता है, प्रधानमंत्री के कैसे होता है, ये सब के बारे में हम लोग 10 नंबर यानी चैप्टर नंबर भारत में निर्वाचन या प्रणाली, चुनाव प्रणाली को देखेंगे। वही अगर 12 नंबर के बात कीजिएगा तो विदेश नीति पढ़ेंगे। और विदेश नीति के अंतर्गत 3 चीज आते हैं, गुटनिरपेक्ष, सार्क और संयुक्त राष्ट्र संघ। उम्मीद करता हूं कि आपको ये सिलेबस बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। देखिए, जब तक कोई काम करते हैं, जब तक कि आप काम कर रहे हैं और जब तक आप सिलसिले ढंग से नहीं उसको सजाइएगा तब तक मज़ा नहीं आता है। सुनते हैं, कहते हैं कि अगर सीढ़ी स्टेप बाय स्टेप चलना चाहिए। अगर मान लीजिए कि कोई किसी भी दूसरे लोग को अगर उदाहरण देते हैं, आप सोच रहे हो कि हम तो एक ही बार में 3 सीढ़ी उछल जाते हैं, तो देखिए 3 उछल जाते हैं ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं वो घटना का प्रतीक दर्शाता है, घटना करने की प्रतीक दर्शाता है, यानी कि घटना हो सकता है, लेकिन हमको थोड़ी ना घटना करना है, हमको तो स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो हम एक ना एक दिन शिखर पे पहुंच जाएंगे। ऐसा हम उम्मीद करते हैं कि आपको पूरी तरह से अच्छा सा सिलेबस समझ में आ गया होगा। और हम
यहाँ के बाद जो है आपको सिलेबस के अनुसार बताएं। तो अब संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है, तो संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में आज हम बात करेंगे। ऐसा आपको सिलेबस में बता दिया गया है कि संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि बताएंगे। ठीक इसके बाद संविधान सभा का बात होगा और संविधान का स्रोत, प्रस्तावना, राज, मौलिक अधिकार, कर्तव्य, उसके बाद संघ का शासन में हमने बता दिया। एक बार फिर से मैं रिवीजन करवा दे रहा हूँ। जब तक कि आप रिवीजन खुद से अच्छे तरह से नहीं कीजिए तब तक बाद में कुछ होने वाला नहीं। आप सोचिए कि हम पढ़ लिए तो पढ़ लिए, वो ऐसा नहीं होता। जब तक कि आप पढ़ लिए और आपको बार बार पढ़ना होता है। देखिए बहुत अच्छे टीचर का कहना है कि एक किताब को 5 बार पढ़िए। 5 किताब को एक बार पढ़ने से बेहतर है एक किताब को 5 बार पढ़िए, तभी जो है आपका ये दिमाग में घुसेगा, एकदम सट घुसेगा। ठीक है, हमने अभी बताया कि 7वां नंबर में क्या पढ़ेंगे, 7वां नंबर में क्या पढ़ेंगे, कार्यपालिका के बारे में पढ़ेंगे। और कार्यपालिका और विधायिका और न्यायपालिका, कहने का मतलब संघ के शासन में 3 प्रकार के लोग होते हैं, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। और कार्यपालिका में ये 4 चीज पढ़ना होता है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री। आप समझ गए होंगे। और विधायिका में 2 प्रकार के होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा। और न्यायपालिका में सुप्रीम कोर्ट होता है। ठीक उसी प्रकार तो ये संघ का शासन पढ़ लिए। अब उसी प्रकार से राज्य का सरकार यानी कि राज्य का शासन 3 प्रकार से होता है, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। कार्यपालिका में राज्यपाल आते हैं बिहार के संदर्भ में, मंत्रिपरिषद, मुख्यमंत्री। और विधायिका में विधानसभा, विधान परिषद बिहार के संदर्भ में आते हैं। वही न्यायपालिका की अगर बात करते हैं तो हाईकोर्ट, जैसे पटना में हाईकोर्ट है, उच्च न्यायालय है। कहीं भी सरकार मतलब बिहार यानी राज्य सरकार के अंतर्गत उच्च न्यायालय जितने भी होते हैं उसी के संदर्भ में पढ़ेंगे। और इसके बाद जो है आपका चैप्टर स्टार्ट होगा, कौन बाबू, चैप्टर स्टार्ट आपका संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि होगा। और यहाँ से हम लोग पढ़ने की गलती नहीं, अच्छे ढंग से शुरू करेंगे। सबसे पहले संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को पढ़ेंगे। अगर आपको PDF चाहिए तो इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। और व्हाट्सअप करने के बाद जो है आपको PDF मैं दे दूंगा, और मैं PDF आपको दे दूंगा। और PDF से आप जो है आप नोट कर सकते हैं या कुछ भी आप कर सकते हैं, या PDF को आप निकलवा सकते हैं। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि अगर आप पढ़ने चाहते हैं तो आप इस PDF अगर अच्छा लगता है, आपको मेरी बातों का हर बात अच्छा लगता है, तो आप व्हाट्सअप पर कर सकते हैं हमको। व्हाट्सअप 9801572200। मैं आपको PDF भेज दूंगा। चलिए ठीक है, अब संविधान का ऐतिहासिक के बारे में बात करते हैं। तो संविधान के ऐतिहासिक में अगर बात करते हैं तो संविधान, सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि आखिर संविधान क्या है। संविधान क्या है, तो हम संविधान के बारे में आपको बताना चाहेंगे कि संविधान एक नियम है, एक उपनियम का पालन करता है, एक लिखित दस्तावेज है। ठीक है, यानी कि संविधान कहने का मतलब नियम एवं उपनियम का एक लिखित दस्तावेज है। यह निर्धारित करता है कि सरकार का संचालन कैसे होगा, और सरकार का संचालन कैसे होगा, और कैसे निर्माण होगा, और सरकार कैसे चलाएगा, और उसके सरकार के अंतर्गत कुछ संस्था होगी, और सरकार के अंतर्गत कुछ संस्था आएगी। और संविधान ये वाला संविधान देश का सर्वोच्च विधि होता है। यानी संविधान, क्वेश्चन आपसे ये क्वेश्चन 1 नंबर का यहाँ पे आ गया कि संविधान देश का सर्वोच्च होती है, जो यह न्यायपालिका का कार्य करता है। न्यायपालिका हमने आपको विशिष्ट रूप से बताया है, लेकिन चैप्टर नंबर 6 पे जाइएगा तब हम विशिष्ट रूप से न्यायपालिका के बारे में जिक्र करेंगे। तो संविधान एक आईना के भांति है। यानी संविधान आईना के भांति कहने का मतलब है कि संविधान में जो भी बात कही गई है ठीक उसी प्रकार से हम लोग को पालन करना है। यानी कि संविधान के बारे में एक आईना के तरह भांति है, और संविधान में जिस तरह से लिखा गया है उसी प्रकार से हम लोग को संचालन करना है। और भूत
काल में भी करना है और भविष्य काल में भी करना है, यानी अभी भी करना है और बाद में भी करना है। संविधान के खिलाफ हम नहीं कुछ कर सकते हैं, यानी हम अपने आप को संविधान से ऊपर नहीं जा सकते। ऊपर मतलब हम इतना बड़ा है तो हम संविधान इतना बड़ा है तो संविधान के ऊपर हम इतना नहीं सोच सकते हैं। आप समझ सकते हैं, संविधान इतना है तो हम इससे ऊपर नहीं सोच सकते हैं, इससे ऊपर नहीं सोच सकते हैं। ऐसा हमारा संविधान में लिखित है। देख लीजिए, अब आपका लिटरेचर लिखा गया है, क्या लिखा गया है बाबू? संविधान क्या है? तो संविधान नियम एवं उपनियम का एक लिखित दस्तावेज है। हमने बताया अभी, यह निर्धारित करता है कि सरकार का संचालन कैसे होगा, सरकार का निर्माण कैसे होगा, सरकार के अंतर्गत कौन कौन सी संस्थाएं आएगी, और संविधान देश का सर्वोच्च विधि होता है जो यह निर्धारित करता है कि कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, यानी कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, यही कार्य करता है। मेन तीनों के तीनों यही कार्य करता है। कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका कार्य करता है। और संविधान हमने अभी बताया कि संविधान एक आईना का भांति है जो देश का वर्तमान, भूत और भविष्य को बताते रहता है। एक बार एक घटना घटी थी 1600 ईस्वी में। एक घटना घटी थी। क्या घटी थी बाबू? 1600 ईस्वी में एक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हुआ करता था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश, एक बार फिर से, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हुआ करता था। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो 1600 में स्थापना की गई थी, जो 1600 में स्थापना करने के बाद एक ब्रिटेन की महारानी हुआ करती थी, एक ब्रिटेन की महारानी हुआ करती थी, ब्रिटेन की महारानी हुआ करती थी। महारानी का नाम था एलिजाबेथ, एलिजाबेथ प्रथम हुआ करती थी, एलिजाबेथ प्रथम हुआ करती थी। उन्होंने क्या किया? एलिजाबेथ प्रथम ने इस व्यापारी के रूप में इस कंपनी को 15 वर्ष के लिए व्यापार को एकाधिकार प्रदान कर दिया, यानी कि हम 15 वर्ष तक यहाँ हम व्यापार करेंगे। लेकिन बाद के दिनों में क्या किया गया? बाद के दिनों में ये क्या गया कि 1609 ईस्वी में इंग्लैंड के सम्राट जेम्स प्रथम हुआ करते थे। ठीक है, 1600 ईस्वी हम क्या बताएं? 1600 ईस्वी में हम याद कराएंगे, हम आपको पढ़ा नहीं रहे, हम आपको याद करा रहे हैं। ठीक, हम क्या बताएं कि 1600 ईस्वी में एक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हुआ करता था जिसका स्थापना हुआ था। ठीक है, उस समय ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम हुआ करती थी। तो एलिजाबेथ प्रथम हुआ करती थी जिन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को अगले 15 वर्ष के लिए व्यापारिक एकाधिकार प्रदान किया था। बाद के वर्ष में जाकर एक 1609 ईस्वी में इंग्लैंड के सम्राट हुआ। कौन बाबू? इंग्लैंड के सम्राट कौन हुआ? जेम्स प्रथम हुआ। तो जेम्स प्रथम ने इस कंपनी को 15 वर्ष के हटाकर व्यापारी को एकाधिकार यानी अनिश्चित काल पे कर दिया, यानी कि हम अब जब तक हम चाहेंगे तब तक हम व्यापार भारत में करेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको बिल्कुल अच्छे ढंग से समझ में आ रहा होगा। नहीं समझ में आ रहा होगा तो आपको गलती है, क्योंकि आप पढ़े नहीं हो। तो आप पढ़ो, आप किताब बहुत सारा है, उपलब्ध है, मार्केट में उपलब्ध है, आप पढ़िए सबसे पहले, उसके बाद जो है इसको लेक्चर समझ में आ सकता है। हम ये नहीं कहते हैं कि हम पढ़ा रहे हैं, हम सिर्फ याद कराने की कोशिश करा रहे हैं। और रिवीजन सबसे महत्वपूर्ण बात होती है और हम वही रिवीजन करवा रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छे तरह से समझ में आ रहा होगा। देखिए, जब 1600 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किया गया था तो उस वक्त मुगल बादशाह चल रहा था भारत में। मुगल बादशाह सुल्तान हुआ करता था। जब मुगल बादशाह सुल्तान हुआ करता था उस वक्त अकबर हुआ करता था शासन में। लेकिन अकबर के निधन के पश्चात 1707 ईस्वी में औरंगजेब का निधन हो गया। जब औरंगजेब का निधन हो गया तो उसके बाद जब औरंगजेब का निधन हो गया, हाँ बार बार बता रहे हैं, जब औरंगजेबवा का निधन हो गया तो कोई भी योग पुत्र उसका नहीं बैठा। यानी नहीं कहते हैं ना कि जब औरंगजेब का मृत्यु हो गया तो उसका बेटा कोई भी कामयाब नहीं निकला,
कोई भी बेटा कामयाब नहीं निकला। अच्छा आप देख लीजिए, एग्जाम्पल के तौर पर अगर बात कीजिएगा तो अभी हमारे माननीय सीएम, बिहार के सीएम कौन है? नीतीश कुमार। नीतीश कुमार के बेटा नालायक है, सब नालायक है। वो गांजा पी के सुतल रहता है वहाँ गया में, बड़ी गांजा पीता है नीतीश कुमारवा, और जाके गांजा पी के सुतल रहता है। तो देखे उसका बेटा कामयाब नहीं निकला है, तो उसका बेटा कामयाब जब नहीं निकला है तो गद्दी के शासन पे बैठने का कोई भी मतलब ही नहीं होता है, उसको शौक ही नहीं है। तो ठीक उसी प्रकार से जब औरंगजेब का निधन हो गया तो इसका बेटा कोई भी मतलब नहीं रखता था, लेकिन बरियरी जबरदस्ती बना दिया करता था, लेकिन कोई भी पश्चात कोई भी बेटा योग बादशाह नहीं बने। इसी का फायदा उठाते हुए धीरे धीरे जो कंपनी भारत की राजनीतिक में धीरे धीरे हस्तक्षेप करने लगा। एक बात बताइए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई थी, और भारत आई थी व्यापार करने। तो व्यापार जब करने लगा तो उसने देखा कि यहाँ पे व्यापार कर रहे हैं तो धन है, ठीक है, प्रॉफिट है, लेकिन हम क्यों ना राजनीतिक यहीं पे शुरू कर दें और हमारा सत्ता ब्रिटेन से भी यहाँ और यहाँ भी सत्ता हमारा हो जाए, भारत में भी हमारा सत्ता हो जाए। तो ब्रिटेन वाला सोचा, ब्रिटेन की कंपनी यहाँ ऐश करता था भारत में, ब्रिटेन का कंपनी भारत में व्यापार करता था, और व्यापार करने के बाद दिमाग में ये आया कि हम जो व्यापार कर रहे हैं, व्यापार करने के बाद हम यहाँ राजनीतिक करने लगेंगे तो हमारा ज़्यादा मुनाफा होगा, हमें टैक्स कहीं भी नहीं देना पड़ेगा और हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो ठीक वैसा ही हुआ। एक 1757 का प्लासी युद्ध हुआ। 1757 का प्लासी के युद्ध में एक हुआ करता था, बंगाल के नवाब हुआ करता था सिराजुद्दौला हुआ करता था। और उधर के मान लीजिए कि अगर उस कंपनी के एक नेतृत्व कर रहा था रॉबर्ट क्लाइव। यानी कहने का मतलब है कि 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ। तो ये है सिराजुद्दौला है बंगाल का गवर्नर, ये कंपनी का नेतृत्व कर रहा है कौन? रॉबर्ट क्लाइव। तो सिराजुद्दौला के एक सेनापति हुआ करता था मीर जाफर। तो मीर जाफर ने सिराजुद्दौला को धोखा दे दिया, और धोखा देने के बाद मीर जाफर रॉबर्ट क्लाइव में मिल गया। तो जब रॉबर्ट क्लाइव में मिल गया तो इसकी शक्तिशाली बहुत अद्भुत होने लगी। जब मान लीजिए कि जब मिल ही गया, सेना मिल गया, सिराजुद्दौला के सेना मीर जाफर जब रॉबर्ट क्लाइव में मिल गया तो सिराजुद्दौला को हार हो जाएगी, क्योंकि सब इसका बात बता देगा। और रॉबर्ट क्लाइव लालच दे दिया था मीर जाफर को कि यदि आप सिराजुद्दौला को धोखा देंगे तो हम आपको बंगाल के गवर्नर पे नियुक्त कर देंगे। तो उसने धोखा दे दिया, और धोखा देने के बाद रॉबर्ट क्लाइव गद्दी पर बैठा, और रॉबर्ट क्लाइव गद्दी पे बैठा, उसके बाद जो है बंगाल का गवर्नर भी बना दिया गया था। ये हिस्ट्री में हम लोग वो बात की बात है, वो हिस्ट्री में भी घुस जाते हैं हम, कभी कभी हो जाता है, ऐसा हो जाता है। चल रहे हैं इस मोड़ से, और मोड़ पे पहुंचने के बाद जहाँ ट्विस्ट आता है ना, जहाँ मज़ा होता है ना, उधर ही मुड़ जाते हैं। तो मुड़ना नहीं है हमको, हम तो पॉलिटी पे आना है, हमको तो पॉलिटी पे आना है, ठीक है। तो हम क्या बताएं कि 1757 के प्लासी के युद्ध से अंग्रेजी कंपनी ने भारत में अपनी राजनीतिक को मजबूत बनाया। इस युद्ध में भारत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी राजनीतिक सत्ता की स्थापना कर दिया। यानी कि 1757 ईस्वी में सिराजुद्दौला को हरा दिया, रॉबर्ट क्लाइव जीत गया। तो रॉबर्ट क्लाइव जब अंग्रेजी कंपनी जीत गया तो अपनी राजनीतिक सत्ता को स्थापित करने लगा। इस तरह से अगर बात कीजिएगा तो अब बंगाल के गवर्नर जो सिराजुद्दौला हुआ करता था, अब बंगाल के गवर्नर कौन हुआ? तो बंगाल के गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव हुए थे। ये हम ट्रिक एक बार ट्रिक बता देंगे, सभी को याद नहीं होता, लेकिन हम जो है ना ट्रिक से आपको बता देंगे ना, तो आपको ट्रिक से बता देंगे ना, तो आपको याद हो जाएगा। तो सबसे पहले बात कीजिएगा
तो बंगाल के गवर्नर कौन हुआ? रॉबर्ट क्लाइव हुआ था। बंगाल के गवर्नर कौन बाबू? रॉबर्ट क्लाइव हुआ था। रॉबर्ट क्लाइव हुआ था। रॉबर्ट क्लाइव हुआ था। इसके बाद अगर बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल, यानी कि बाद के दिनों में जाकर 1773 ईस्वी में, बाद के दिनों में जाकर 1773 में ईस्वी में एक रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया। रेगुलेटिंग एक्ट लाने के बाद जो है इसका जो बंगाल के गवर्नर हुआ करता था, तो बंगाल के गवर्नर को पद खत्म कर दिया, बंगाल के पद को खत्म कर दिया और उसी में बंगाल के गवर्नर जनरल जोड़ दिया गया। यानी कि बाद के दिनों में गवर्नर जनरल जोड़ दिया गया था। अब बाद के दिनों में अगर जाइएगा, अगर सत्ता में जाइएगा, तो गवर्नर जनरल को, जो बंगाल के गवर्नर जनरल हुआ करता था, उसका नाम बदलकर भारत का गवर्नर जनरल कर दिया। अब बाद के दिन में अगर बात कीजिएगा तो जो भारत का गवर्नर जनरल हुआ करता था वो भारत का वायसराय नाम रख दिया था, भारत का वायसराय नाम रख दिया था। इस तरह से अगर बात कीजिएगा, इस तरह से सबसे पहले बात कीजिएगा तो बंगाल के प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव बने थे और वही बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग बने थे और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक बने थे। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग बने थे। इसका मैं ट्रिक से बता दूंगा, आपको हमेशा याद रहेगा, आपको हमेशा याद रहेगा, हमेशा आपको याद रहेगा, मैं ट्रिक से बता। इस तरह से अगर बात कीजिएगा तो एक भारत का प्रथम वायसराय कौन हुआ? लॉर्ड कैनिंग हुआ करता था। और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र कहने का मतलब है कि भारत आज़ाद कब हुआ था? 1947 में। तो उसी में जोड़ा गया कि स्वतंत्र भारत में जो गवर्नर जनरल हुआ करता था कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन हुआ करता था, लॉर्ड माउंटबेटन हुआ करता था। स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय, यानी कि सब तो अंग्रेजे था लेकिन भारतीय बना कि चक्रवर्ती राजगोपालचारी का। अरे अंग्रेजवा, अरे तू ही खाली बनेगा, तू ही खाली बनेगा जनरल, हम भारतीय हैं और हम भारत में अंग्रेजी सब बन रहा है, हम भी बनेंगे। तो इस तरह से स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम गवर्नर भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालचारी हुए थे। इसके बाद अगर बात कीजिएगा तो एक 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ था। 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ था। उस वक्त से उधर हेक्टर मुनरो जो हुआ करता था, अंग्रेजी कंपनी की जीत हुई थी। हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में 1764 ईस्वी में बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी कंपनी की जीत हुई थी। और 1765 ईस्वी में एक इलाहाबाद की संधि हुई है, जिसे इलाहाबाद की संधि कहा जाता है। 12 अगस्त 1765 में पहली संधि हुई थी इलाहाबाद की। और फिर ठीक 4 दिन बाद 16 अगस्त को 1765 में द्वितीय इलाहाबाद की संधि हुई। वो बात की बात है, वो हिस्ट्री में पढ़ेंगे। पता नहीं हिस्ट्री में कैसे घुस जाते हैं हम, नहीं घुसने का मन करता है फिर भी हम घुस जाते हैं। इस तरह से अगर हम कहते हैं 1764 ईस्वी में बक्सर के युद्ध में हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में अंग्रेजी कंपनी की जीत हुई। इसके पश्चात 1765 में रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में इलाहाबाद की संधि हुई थी। इस संधि के तहत कंपनी, अंग्रेजी जो कंपनी हुआ करती थी, जो बिहार, बंगाल तथा उड़ीसा के क्षेत्र में दीवानी अधिकारी यानी कर वसूलने का अधिकार प्राप्त कर लिया था। कहने का मतलब है कि जब 1757 का युद्ध हुआ था, ठीक 1757 में प्लासी युद्ध के बाद, प्लासी युद्ध 1757 के प्लासी युद्ध के बाद 1764 ईस्वी में हुआ था युद्ध। इसके बाद जो कंपनी था, ब्रिटिश कंपनी था, जो कंपनी हुआ करता था, पहले तो बंगाल यानी पहले बिहार और बंगाल और उड़ीसा सबको एके में मिला दिया, यानी कि एके में कर दिया। और इस यानी बिहार, एक प्रकार से बिहार, बंगाल और उड़ीसा अपना अधिकार में ले लिया। कंपनी, ब्रिटिश कंपनी उड़ीसा, बिहार, बंगाल, उड़ीसा को अपने अधिकार में ले लिया और वहां कर वसूलने यानी कि टैक्स लेने लगा। कौन? ब्रिटिश कंपनी के द्वारा बिहार और बंगाल और उड़ीसा के क्षेत्र में कर वसूलने का काम करने लगा। इस प्रकार से अधिकार कर लिया, इस प्रकार से अपने कंपनी जो है ब्रिटिश कंपनी, वो अपने अधिकार में कर लिया। और इस तरह से कहा जाता है कि उसी अधिकार के तहत इस प्रकार से जो
ब्रिटिश कंपनी एक व्यापार करने वाली कंपनी थी, वो व्यापार भी करने लगी और व्यापार करने के बाद भारत में राजनीतिक भी करने लगी। हम लोग हमेशा देखते हैं, अगर आप किसी होटल में चल जाइए, चाय पीने चल जाइएगा, तो चाय पीने के बाद जो है वो तो बिजनेस कर रहा है, चाय पी रहा है, लेकिन एक दूसरे से मतभेद होने के कारण जो है व्यापार करते 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 व्यापार करते 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 एक वहाँ राजनीतिक भी होने लगती है। ठीक उसी का उदाहरण है जो एक ब्रिटिश कंपनी हुआ करता था, भारत में व्यापार करने के मुख्य उद्देश्य से आया था, और मुख्य उद्देश्य आने के बाद जो है भारत में एक व्यापारी कंपनी हुआ करती थी, लेकिन व्यापारी कंपनी के बाद पूरी तरह से भारत में राजनीतिक पकड़ को बना दिया। आपको मैं फास्ट बोल रहा हूं, आप इसे या स्लो कर रहा हूं? अच्छा, एक दो हमारे से बोले थे कि आप थोड़ा स्लो बताना, स्लो बताइएगा, तो ठीक है, इसके बाद हम स्लो पे ले चलते हैं, तो ठीक है। अब अगर बात कीजिएगा तो राजनीतिक कंपनी बन गई थी, इसी कारण में अंग्रेजी सरकार और अंग्रेजी कंपनी में अपने नियंत्रण रखने हेतु अधिनियम किए। एक बात समझिएगा, यहाँ पे आया क्या वर्ड, अंग्रेजी कंपनी, और यहाँ पे आया अंग्रेजी सरकार। देखिए यहाँ पे अंग्रेजी, यहाँ पे देखिए अंग्रेजी सरकार और अंग्रेजी कंपनी के भारत में युद्ध होने लगा। देखिए एक बार हम आपको अच्छा से बताते हैं, एक बार अच्छा से हम आपको बताते हैं। अंग्रेजी कंपनी कहने का मतलब है कि अंग्रेजी कंपनी और अंग्रेजी सरकार में फर्क क्या है, फर्क क्या है? देखिए आप समझिए, समय समय पे एक्ट पारित करने लगा कौन? अंग्रेजी सरकार। कलर एक बार चूज करते हैं रेड, अंग्रेजी सरकार। अब मान लीजिए कि हम प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हैं, मतलब हम प्रधानमंत्री से संपर्क में हैं। तो जब हम प्रधानमंत्री से संपर्क में हैं तो हमें प्रधानमंत्री जी बोलेंगे, यानी कि नरेंद्र मोदी साहब हमको बोलेंगे कि जाइए आप ब्रिटेन चल जाइए, और ब्रिटेन जाने के बाद जो है वहाँ कुछ व्यापार कीजिए, कुछ सामान को ले जाइए और व्यापार कीजिए। तो हम वहाँ व्यापार करने लगे, और हम वहाँ देखें, ब्रिटेन में देखें कि व्यापार तो हम कर ही रहे हैं, और वहाँ के राजनीतिक जो चल रहा है, वहाँ के प्रधानमंत्री, सेनापति, जो भी वहाँ के लोग होंगे, हम उससे घुल मिल जाएंगे, और घुल मिल जाने के बाद हम व्यापार भी करने लगे, और वहाँ हम राजनीतिक यानी ब्रिटेन की जो भी राजनीतिक चलता था उसमें हम हस्तक्षेप यानी धक्का देने लगे, उसको धक्का देने लगेंगे। तो जरूरी है कि जब वहाँ हम अपना खुद का राजनीतिक बनाने लगेंगे, हम खुद का पार्टी बनाने लगेंगे, तो ब्रिटेन वाला हमरो धोखा देगा, ब्रिटेन वाला हमरा से खिसियाएगा कि तू आया था ब्रिटेन में व्यापार करने के लिए, और तू हमरा से राजनीतिक, अब तू अलग पार्टी बना रहा है। ठीक उसी प्रकार से हुआ था, यानी कि तो हमारे मोदी जी के, यानी कि ब्रिटेन के लोग, यानी जो राजनीतिक हुआ करते थे प्रधानमंत्री, मोदी जी को फोन करेंगे, संदेश देंगे कि देखिए जो आपका एक व्यापारी, जो हम थे, जो हम आपका जो ब्रिटेन में व्यापारी कर रहा है, वो अब व्यापारी पर कम ध्यान दे रहा है और हमारे राजनीतिक में हस्तक्षेप कहीं ना कहीं धक्का कर रहा है, ये गलत बात है। तो मोदी जी क्या करेंगे? हमरा आके चुम्मा लेंगे? मोदी जी क्या करेंगे? पूरा बधाई देंगे? नहीं। तो मोदी जी कहें कि ठीक है, हम उसको अपने नियंत्रण में, हम अपने काबू में करते हैं, तो हमरा पे का काबू हम हो जाएंगे? तो हम काबू नहीं होंगे। समय समय पर एक एक्ट पारित करेंगे, समय समय पर एक धक्का देकर एक्ट पारित करेंगे। तो एक्ट क्या देंगे? एक्ट यही देंगे कि एक 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत एक कुछ एक्ट में कुछ बात कहा गया है कि जब अब आप भारत के नागरिक हैं, तो जब आप भारत के नागरिक हैं, अगर संविधान से आप ऊंचा काम कीजिएगा, तो हम कहीं ना कहीं आपको धोखा दे के मरवा सकते हैं। तो नरेंद्र मोदी जी हम पर एक एक्ट, यानी कि हम अंग्रेजी कंपनी हैं, तो हम भारत कंपनी हैं, हम वहाँ जाएंगे तो हम वहाँ भारत कंपनी बन जाएगी ब्रिटेन में। तो ब्रिटेन में जब भारत कंपनी बन जाएगी, तो उसी कंपनी पर मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, तो मोदी जी प्रधानमंत्री हैं तो उस पर एक एक्ट पारित करेंगे कि इसी नियम के कानून
भारत कंपनी को रहना है, उससे अगर आगे बढ़िएगा तो हम वहाँ से हटा देंगे। तो ठीक इसी प्रकार से भारत में हुआ था, उल्टा इसका भारत में हुआ था। यानी कहने का मतलब है कि भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई और व्यापार करने लगी, और व्यापार करने के बाद यहाँ पे भारत में व्यापारी करने के बाद राजनीतिक करने लगा। तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, ये वाला जो कंपनी हुआ करता था, जो इसका कंपनी है ब्रिटिश इंडिया कंपनी के, वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एक्ट पारित करेंगे कि आप इसी एक्ट के दायरे में आपको काम करना है। और समय समय पे बहुत सा एक्ट पारित किया गया था, और एक्ट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और 1700 पहले अगर बात कीजिएगा, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट आया था। 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट आया था। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद एक 1784 ईस्वी में पिट्स ईस्ट इंडिया कंपनी का पिट्स एक्ट आया था। और ठीक इसके बाद एक 1793 में चार्टर एक्ट अधिनियम लाया गया। 1793 के बाद 1813 ईस्वी में चार्टर एक्ट अधिनियम लाया गया, और उसके बाद 1813 के बाद 1833 में चार्टर एक्ट अधिनियम लाया गया। ठीक इसके बाद 1853 में चार्टर एक्ट अधिनियम लाया गया था। और यही सब, इसमें कुछ बात कहा गया सब में, यानी 3, 4, 5, 6 में कुछ बात कहा गया था कि आप अंग्रेजी कंपनी है तो आप भारत में व्यापार कर रहे हैं। अंग्रेजी कंपनी यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को इंग्लैंड के सरकार पूर्ण तरफ से नियंत्रित करने लगा, यानी कि इस पे रोक लगाने लगा। तो 1853 तक यहाँ जो राज किया था, हमारे भारत में जो राज किया था, 1853 तक किया था। कौन? अंग्रेजी के कंपनी किया था। बाद में देखा कि अब कंपनी हद पार कर दिया, तो अब हद पार करने लगा, तो हद पार करने को लिया, इसको पूरा ध्वस्त कर दिया, कंपनी को खत्म कर दिया। कंपनी के बाद ब्रिटेन वाला जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में अब वही राज करने लगा। यानी कि अब जो है कंपनी राज नहीं करेगा, अब ब्रिटिश सरकार राज करेगा। अब मैंने मान लीजिए कि हमारा कोई कंपनी है, तो हम कहीं जाएंगे, हम मान लीजिए कि हमारा कंपनी जा रहा है दुबई, तो दुबई में हम सरकार हैं, हम ब्रिटेन के सरकार हैं, और ब्रिटेन के सरकार हैं तो हमारा एक कंपनी है, तो हमारा कंपनी दुबई चला गया, तो दुबई में ऐश कर दिया, मतलब काम कर रहा है, हम वहाँ से खूब शिकायत आ रहा है कि आपका जो कंपनी खराब काम कर रहा है। तो हम क्या किए, हम ब्रिटिश सरकार हैं तो हम उस कंपनी को ख़त्म कर देंगे, और उस कंपनी के ख़त्म करने के बाद हम ही राज करेंगे, हम जो चाहेंगे हम वही करेंगे। वैसा ही हुआ था। एक पढ़ने को मिलता है 1858 का भारत परिषद अधिनियम, 1861 का भारत परिषद अधिनियम, 1892 का भारत परिषद अधिनियम, 1909 का भारत परिषद अधिनियम, 1919 का भारत परिषद अधिनियम, 1935 का भारत परिषद अधिनियम, 1947 का स्वतंत्रता परिषद अधिनियम पढ़ेंगे। इस तरह से आपका उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। यदि आपको समझ में आ रहा है तो आप इसे लाइक पे ठोक दीजिए। सबसे पहले तो लाइक ठोक दीजिए, सबसे पहले आप लाइक ठोक दीजिए, उसके बाद में आप वीडियो को काटिएगा। ठीक है ना। आप सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, और लाइक करने के बाद जो है आपको वीडियो काटिएगा। ऑल द बेस्ट।